Hello everyone, myself Dr. Raju Sharma, student of Solan Homeopathic Medical College and under training at Gopal Homeo Healing Center। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस में जो डिजीज़ होती है इसमें पेशेंट को राइट एब्डोमिनल रीजन में दर्द उठता है। अधिकतर लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अगर राइट एब्डोमिनल रीजन में दर्द उठता है तो वह उनको अपेंडिसाइटिस हो चुकी है, बट ऐसा जरूरी नहीं। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं राइट एब्डोमिनल रीजन में दर्द उठने के। तो आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स क्या होती है और अपेंडिसाइटिस के क्या क्या कारण होते हैं और किस प्रकार से क्लिनिकल बेस पे हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। सो गाइज, अपेंडिक्स जो होती है वह लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बड़ी आंत बोलते हैं, उसका एक पार्ट होती है। हम देखेंगे कि अपेंडिक्स कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, तो हम प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं। सो नाउ गाइज, दिस इज द 9 कंपार्टमेंट ऑफ एब्डोमन। ये मैंने एब्डोमन के 9 कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं। इसमें ये जो राइट वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे अपेंडिक्स सिचुएटेड रहती है। तो एक्चुअल में जो अपेंडिक्स की पोजीशन होती है वह जो होती है, ये जो अम्बलाइकस होती है, अम्बलाइकस से दिस इज द पॉइंट जिसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इस अम्बलाइकस से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक हम एक लाइन मार्क करेंगे जो आपको दिख रही है। ऐसे इस लाइन को मार्क करके इसको 3 बराबर भागों में हम बांट लेंगे, जैसे 1 2। सो गाइस, जैसे ये अगर लाइन 6 सेंटीमीटर की है तो हम 2-2 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कर लेंगे। और ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो आगे वाला पॉइंट होता है और मिडल पॉइंट के जो बराबर वाला पॉइंट होता है, ये आपको दिख रहा है दिस पॉइंट। यहाँ पे एक्चुअल में हमारी अपेंडिक्स प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे हम प्रेस करके देखते हैं, डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस तो नहीं है। हम देखेंगे, बताएंगे। जो अपेंडिक्स होती है उसका जो कार्य होता है वह आज से कई सौ साल पहले जब लोग बाग जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, पेड़ पौधों को खाते थे, तो उस समय में यह खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी, पचाने में हेल्प करती थी। बट बाद में लोग बाग खाने को पका के खाने लगे या उसको भून के खाने लगे, जिससे ये बोलते हैं कि अपेंडिक्स का इतना कोई खास रोल रहा नहीं। बट ऐसा नहीं है, आज भी अपेंडिक्स इंडाइजेशन में हेल्प करती है। सो गाइज, यह जो अपेंडिक्स की समस्या होती है उन लोगों में मोस्टली देखने को मिलती है जिनमें कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा समस्या रहती हो, इंडाइजेशन की ज़्यादा समस्या रहती हो, और जिनका पेट समय पे साफ नहीं होता रहा या लंबे समय तक वह इस समस्या से ग्रस्त रहे हो, उन लोगों में मोस्टली अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मल होता है वह हमारी आंतों में चिपकने लगता है, चिपक जाता है और साफ नहीं हो पाता पेट ठीक से, और उस जिस कारण अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए या जो हमारा मल होता है वो अपेंडिक्स के अंदर एंटर कर जाए, जिस कारण अपेंडिक्स की इनलार्जमेंट हो जाती है और पेशेंट को दर्द उठता है। तो यह जब पेशेंट को दर्द उठता है तो वह घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और तुरंत ऑपरेशन कराने की सोचते हैं। वह नहीं जानते हैं उस बीमारी के बारे में ठीक से। तो अपेंडिक्स की समस्या कॉन्स्टिपेशन से होती है मोस्टली, कि जिन लोगों में इंडाइजेशन की काफ़ी लंबे समय से परेशानी रही हो, जिसके मुख्यतः कारण यह हो सकते हैं कि वह ऑयली फूड वगैरह ज़्यादा खाते हों या उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खाई हो, जिस कारण जो हमारा मल होता है वह आंतों में सूखने लगता है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है और अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइज, अपेंडिक्स में जब कोई मल हमारा एंटर कर जाए या उसमें के अंदर कोई इन्फेक्शन एंटर कर जाए जिस कारण उसकी इनलार्जमेंट हो जाए तो पेशेंट को दर्द उठता है। हाँ, यह सच है कि अपेंडिक्स का दर्द थोड़ा बहुत तेज उठता है, अधिकतर लोग नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। सो गाइज, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। जरूरी नहीं है कि राइट एब्डोमिनल रीजन में अगर दर्द उठे तो वो अपेंडिक्स का ही हो, और भी बहुत से कारण रह सकते हैं। जैसे यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में दर्द उठ सकता है या गैस का दर्द उठ सकता है। तो वो जो कारण होते हैं यह हो सकते हैं कि जिन कारण जो राइट एब्डोमिनल रीजन हो तो उसमें दर्द उठे। तो गाइस, पहले जाके आप डॉक्टर से सलाह लें, सही उसको डायग्नोज करें। बीमारी को डायग्नोज कराना जरूरी है। दर्द कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, दर्द एक सिम्टम होता है जो कि बीमारी को बताता है। दर्द उठा तो अगर हम दर्द नहीं उठेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे अपेंडिसाइटिस की समस्या है। तो दर्द जो उठता है, दर्द एक सिम्टम होता है जो कि ये बताता है कि हमारे बॉडी में कोई परेशानी है, उसको देखो। तो गाइस, पहले डॉक्टर के पास जाके आप सलाह लें, उनसे एडवाइस लें,
और सही उसको चीज़ को डायग्नोज कराएं कि एक्चुअल में अपेंडिसाइटिस की समस्या है या नहीं है। सो गाइज, अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एलोपैथी में अधिकतर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, बट आयुर्वेदा के बारे में मुझे नहीं है जानकारी उसमें क्या ट्रीटमेंट है। बट होम्योपैथी में क्या होता है कि होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अपेंडिसाइटिस के केस में बहुत अच्छा वर्क करती हैं, या जो अपेंडिक्स की जो सबसे पहले क्या होता है कि हम कारण जानना होता है कि जो हमारी बीमारी है अपेंडिसाइटिस है वह किस कारण की वजह से हो रही है। जो अगर हम उस कारण को समाप्त कर देंगे तो बीमारी अपने आप में समाप्त हो जाएगी। तो बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो अपेंडिसाइटिस के केस में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मोस्टली लोगों ने मेरे से पूछा था कि इसमें हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती हैं, मैं डॉक्टर होने के नाते यही एडवाइस दूंगा कि नेट पे देख के या गूगल वगैरह पे देख के मेडिसिन ना लें, उनको अप्लाई ना करें। क्यों? हाँ, यह बात सच है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर आप जब होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं नेट पे देख के या गूगल वगैरह पे देख के, और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो क्या आपके दिमाग में नेगेटिविटी आने लगेगी होम्योपैथी के प्रति। तो होम्योपैथी के प्रति आप नेगेटिव सोचने लगेंगे कि भाई हमने होम्योपैथिक मेडिसिन ली, हम ठीक नहीं हुए। सो गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, वह जो मेडिसिन दी जाती है उसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं कि हमको जो मेडिसिन है वो कितनी पोटेंसी में लेनी है या कितने समय बाद उसकी डोज रिपीट करनी है, बच्चे को कितनी पोटेंसी में देनी है, बड़ों को कितनी पोटेंसी में देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी चीज़ समझिए कि अगर किसी गाड़ी में से कोई पेच निकल जाए और हमको वो पेच उस गाड़ी में लगाना हो और वो पेच 2 नंबर का है, तो अगर हम 4 नंबर की चाबी से उसको कसेंगे या 1 नंबर की चाबी से उसको कसेंगे तो हम कितनी कोशिश करते रहें बट उस पेच को नहीं लगा पाएंगे। तो क्या है कि हमको 2 नंबर की ही चाबी लेनी पड़ेगी उस पेच को कसने के लिए। और वो ये भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमको वो किस लेवल तक घुमाना है। अगर हम उसको ज़्यादा घुमा देंगे तो वो फेल हो जाएगा और वो फिर किसी काम की नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन उसमें क्या होता है कि हमारी सारी मेहनत जीरो हो गई। तो गाइज, उसी प्रकार से जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है कि वो मेडिसिन हमको कितनी पोटेंशियल में लेनी है, किस तरीके से लेनी है, कितने समय बाद लेनी है, यह चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो गाइज, आप जाइए, हर एक पेशेंट का हक बनता है डॉक्टर्स के पास जाके उनको सलाह लेने का। आप जाके अपनी बीमारी के बारे में बात कीजिए, सलाह लीजिए और तब जाके डॉक्टर्स की सलाह के बिना ट्रीटमेंट ना लें। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ सके होंगे। तो अगर आपको अपेंडिसाइटिस की समस्या रहती है या किसी को, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप बस थोड़ा संतुष्टि रखें, धैर्य रखें और मेडिसिन लेंगे। अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो होम्योपैथी में बहुत ही सफल इलाज है अपेंडिसाइटिस का। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि यार हम इतने लंबे समय तक मेडिसिन खाएंगे तो इससे अच्छा ऑपरेट ही करा दें। बट गाइज, अगर आप ऑपरेट अगर उसको, हाँ ठीक है, अपेंडिसाइटिस की भी एक कंडीशन रहती है कि भाई उसकी स्टेज क्या है। जब अपेंडिक्स में ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाए तो हमको उस कंडीशन में क्या है कि हमको ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। सेकंड ऑफ हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। बट अगर वो कम ही उसकी जो कंडीशन है इतनी सीरियस नहीं है तो अगर हम कुछ समय तक दवाई खाएं या जो डॉक्टर रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं उनको फॉलो करें तो हम अपेंडिसाइटिस को बिना ऑपरेशन के हम ठीक कर सकते हैं। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ सके होंगे। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और मेरे को कमेंट करके या रिप्लाई करके यह जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस डिजीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं। मैं अपना पूर्णतः प्रयास करूंगा या अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको उस बीमारी के बारे में क्लिनिकली नॉलेज या क्लिनिकली बेस पे मैं उस बारे में बता सकूं। सो गाइज, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई नई वीडियो के लिए आप मेरी जानकारी को अगर आप चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में अपने जो पेज है उनको शेयर कर दूंगा। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई हो। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास सफाई रखें, लॉकडाउन का पालन करें और बी हैप्पी। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।